जय संविधान। जय देखिए, आज संविधान। मैंने अमिताभ दास साहब जो आईपीएस ऑफिसर रहे और बड़े वरिष्ठ पदों पे रहे बिहार के अंदर, और बड़े महत्वपूर्ण पदों को उन्होंने सुशोभित किया, और इतने प्रबल वक्ता हैं, इतने प्रखर वक्ता हैं। दास बोले बिंदास नाम का एक इनका चैनल है जो आप लोगों ने सुना होगा। बड़ा खुल के बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, सच्चाई के लिए बोलते हैं और सच्चाई के लिए लड़ते रहते हैं। तो आज मैंने 4 पीएम के चैनल में मैंने कहा कि आज हमारा सौभाग्य है कि अमिताभ दास साहब को बुलाया जाए और उनसे सुना जाए जो ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिससे हम लोगों को चिंतित होना चाहिए, राष्ट्र भक्तों को चिंतित होना चाहिए, और ऐसे लोगों को चिंतित होना चाहिए जो वास्तविकता में वंदे मातरम बोलते हैं और भारत माता से प्यार करते हैं। अमिताभ दास साहब, एक चीज सबके लिए समझनी बहुत आवश्यक है कि जितने भी हमारे सीमावर्ती इलाके हैं, जितने भी हमारे सीमावर्ती राज्य हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे मणिपुर, पूरा नॉर्थ ईस्ट हो, ये सारे असम हो, ये सारे क्षेत्र हैं जिनके लिए हमें बहुत ज्यादा केयरफुल होना चाहिए और ये सोचना चाहिए इनमें कभी ऐसी स्थिति पैदा ना हो जो देश के लिए परेशानी क्रिएट करे। लेकिन हमने देखा मणिपुर के अंदर 2 साल तक हिंसा चलती रही, लड़ाई चलती रही, युद्ध चलता रहा। और अरुणाचल के अंदर जिस प्रकार से चीन क्लेम करता है कि अरुणाचल उनका अभिन्न भाग है, और जबकि अरुणाचल क्या, कश्मीर क्या, हमारे भारत का जो विशाल क्षेत्र है उसका 1 इंच भी हम देना स्वीकार नहीं करते। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि चीन ने वहां कॉलोनीज बना ली हैं, वहां उनके पशु चारागाह में आ रहे हैं, हमारे भारतीय चारागाहों को उन्होंने बंद कर दिया है। लेकिन अभी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है जो अरुणाचल के अंदर हुआ है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, एक अरुणाचल की बिटिया चीन गई और भारत के पासपोर्ट में गई, भारतीय है तो भारत के पासपोर्ट में ही जाएगी। चीन ने बड़ा अवरोध पैदा किया, उसने कहा कि नहीं, तुम तो अरुणाचल तो हमारा चीन का अभिन्न अंग है और ये तुम्हारा इंडियन पासपोर्ट इनवैलिड है। बड़ा परेशान किया, खाने पीने को नहीं दिया, बड़ा ताड़ना उसको दी। लेकिन चलिए, वो खैर किसी तरह से भारत लौट आई। अब एक और मुद्दा, ये बिल्कुल सीमावर्ती इलाका है, वहां भ्रष्टाचार का एक इतना बड़ा मुद्दा उड़क के सामने आया है जो हम लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। हम तो सोचते थे ये गुजरात में होता होगा, मध्य प्रदेश में होता होगा, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकारों में होता होगा, दिल्ली के अंदर होता होगा जहां सांस घुट रही है, जहां पानी और हवा सब दूषित है। लेकिन अरुणाचल में, और आप तो पुलिस अधिकारी रहे, आपने तो विवेचनाएं भी बहुत सारी की हैं, तो ये अरुणाचल के अंदर जो एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है और जिसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई, उन्होंने भी इस पे बड़ा दुख व्यक्त किया है, आश्चर्य व्यक्त किया है। तो इस अरुणाचल के अंदर जो ये घटना घटी है, इसके बारे में कृपा करके हमारे दर्शक श्रोताओं को बताने का कष्ट करें। जी बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। ये संक्षेप में, मैं बहुत संक्षेप में एक बार अरुणाचल प्रदेश की जरा पृष्ठभूमि बता देता हूं, बैकग्राउंड बता देता हूं। ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये पहले असम का हिस्सा हुआ करता था और 1954 में, चूंकि ये बहुत संवेदनशील इलाका है, चीन से सटा हुआ है, इसलिए 1954 में भारत ने, सरकार ने उस हिस्से को असम के नियंत्रण से अलग कर दिया और उस हिस्से का नाम रखा गया नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, नेफा। और नेफा का नियंत्रण गृह मंत्रालय से हटा के विदेश मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। ये 1954 की बात है। उसके बाद 1972 में नेफा का नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। और मैं बता दूं दर्शकों को कि हिंदुस्तान में सबसे पहले सूरज यहीं उगता है। और अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया नेफा का नाम, और इसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया जिसको इंग्लिश में यूनियन टेरिटरी कहते हैं, यूटी कहते हैं। ये 1972 की बात है। और 1987 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो अरुणाचल प्रदेश को, आप कहते हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, मतलब फुल स्टेटहुड दे दिया गया। और उसके बाद से 1987 से अरुणाचल प्रदेश आज तक भारत का एक पूर्ण राज्य है। और अरुणाचल प्रदेश आप देखते हैं जो भारत का उत्तर पूर्व हिस्सा है उसमें 8 राज्य आते हैं, 7 बहनें और 1 भाई। सिक्किम को एक भाई माना जाता है और बाकी 7 बहनें हैं। तो ये 8 राज्य उत्तर पूर्व में है। अब अरुणाचल प्रदेश पर, जैसा कि आपने बताया, चीन की जो बुरी नजर है, कुदृष्टि है, वो हमेशा से रही है। क्योंकि चीन का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो तिब्बत का ही दक्षिणी हिस्सा है, सदर्न तिब्बत है।
और चूंकि तिब्बत चीन का हिस्सा है, इसलिए दक्षिणी तिब्बत को भी चीन का हिस्सा होना चाहिए, ये चीन का कहना है। और इसलिए जैसा अभी आपने कहा कि एक भारत की बेटी जो अरुणाचल की रहने वाली थी वो गई थी चीन में, तो उसको बहुत अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ा। और देखिए, अमेरिकी उपग्रहों ने बताया है, अमेरिकन सैटेलाइट्स ने बताया है कि अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में चीन ने एक तरह से अवैध अपनी बस्तियां बसा ली है। वहां जो एक घाटी है, समडेरोंगचू घाटी कहते हैं, उसमें पहले भी चीन की थोड़ी बहुत घुसपैठ होती रही है। तो ये तो अरुणाचल प्रदेश की पृष्ठभूमि है। ये मतलब बड़ा एक आप कह सकते हैं एक संवेदनशील राज्य है। 1962 में जो चीन ने आक्रमण किया था, वो आक्रमण भी भारत में दो हिस्सों पर हुआ था, एक तो लद्दाख में और एक यही नेफा, जो उस समय नेफा कहलाता था, अरुणाचल प्रदेश पर। तो ये तो पृष्ठभूमि हुई। अब अभी वो मामला गर्म क्या हो गया उसका आप खेल समझिए। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आजकल पेमा खांडू। ये जो पेमा खांडू हैं, ये बीजेपी के नेता है, मतलब वरिष्ठ राम भक्त है। और इनके जो पूज्य पिता थे दोरजी खांडू, वो भी अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और 2011 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, हेलीकॉप्टर क्रैश में दोरजी खांडू की मौत हो गई। दोरजी खांडू कांग्रेसी थे, लेकिन उनके बेटे पेमा खांडू बीजेपी में आ गए और जोड़ तोड़ करके जैसे भी मुख्यमंत्री बन गए। अब ये जो पेमा खांडू हैं, इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुछ महीनों पहले एक पीआईएल किया गया। पीआईएल का मतलब दर्शक जानते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं जनहित याचिका। जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे पीएन भागवती, उनके समय में एक तरह से ये पीआईएल शुरू हुआ था। और अब तो ये काफी मतलब पॉपुलर हो गया है, बहुत मुद्दों पर लोग पीआईएल करते हैं, अच्छी बात है। तो एक पीआईएल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और दो संगठनों ने ये पीआईएल किया। एक संगठन का नाम है वॉलंटरी अरुणाचल सेना, और एक संगठन का नाम है सेव मोन रीजन फेडरेशन। ये जो संगठन है, उधर मोनपा जनजाति के लोग रहते हैं, उस जनजाति के लिए ये काम करता है। अब इन दोनों संगठनों ने पीआईएल में आरोप क्या लगाया कि अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग जिला है, एकदम चीन की सीमा पर है, और वहां एक बहुत बड़ा बौद्ध विहार भी है, बहुत बड़ा बुद्धिस्ट एक मोनेस्ट्री है, बौद्ध विहार तवांग का। तवांग जिले में तमाम ठेके जो हैं, वो मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार को दे दिए गए हैं, और इसकी जांच हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि दर्शक जानते हैं, जब कोई केस होता है तो दूसरे पक्ष को कहा जाता है आप काउंटर एफिडेविट दीजिए, प्रति शपथ पत्र दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश सरकार से कहा कि भाई इसमें आप हलफनामा दीजिए, आपको क्या कहना है। तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जो बात कही अपने एफिडेविट में, हलफनामा में, वो बहुत चौंकाने वाली बात। उसमें कहा गया कि सिर्फ तवांग जिले में 146 ठेके जो हैं, वो पेमा खांडू के परिवार को दिए गए। पेमा खांडू की धर्म पत्नी है, उनका नाम है सेरिंग डोलमा, उनको दिए गए हैं। पेमा खांडू के छोटे भाई है, अनुज है, उनका नाम है ताशी खांडू, उनको दिए गए हैं। ताशी खांडू की पत्नी है, उनका नाम है नीमा ड्रेमा, उनको दिए गए। और इन ठेकों का कुल लगभग 383 करोड़ रुपए के ये ठेके हैं। 383 करोड़ रुपए के ये ठेके हैं। उसके बाद उसमें देखिए, एक और दिलचस्प बात है कि 146 जो दिए गए हैं, उसमें 59 जो है वो डायरेक्ट वर्क ऑर्डर है, मतलब उसमें कोई टेंडर भी नहीं इनवाइट किया गया। दर्शकों को मैं बता दूं कि सरकार में ऐसा होता है कि जब कोई बड़ी योजना होती है तो उसमें टेंडर्स इनवाइट किए जाते हैं। हिंदी में टेंडर को निविदा कहते हैं। निविदाएं आमंत्रित की जाती है, ये भारत सरकार का नियम है, लगभग सभी राज्यों में लागू होता है, और निविदाएं आमंत्रित की जाती है। तो इन 146 में 59 में कोई निविदा भी नहीं आमंत्रित की गई, मतलब सीधे काम दे दिया गया कि भाई आप मुख्यमंत्री की बीवी हैं, ये काम ले लीजिए, आप मुख्यमंत्री के अनुज हैं, ये काम ले लीजिए, आप मुख्यमंत्री के भाई की पत्नी हैं, आप ये ले लीजिए। मतलब जिसको कहते हैं ना उत्तर भारत में जो कहते हैं खुला खेल फरुखाबादी, तो ये खुला खेल फरुखाबादी हुआ है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, देखिए ये जो एनजीओ ने जो पीआईएल किया, इनके वकील प्रशांत भूषण हैं, जो आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं। उनके पिता शांति भूषण देश के कानून मंत्री भी थे, उन्होंने राजनारायण का केस लड़ा था इंदिरा गांधी के खिलाफ।
तो प्रशांत भूषण बहुत बड़े वकील हैं और एक्टिविस्ट भी हैं, इन सब मामलों को उठाते रहते हैं, जनहित के मामलों को। तो प्रशांत भूषण ने बहुत जबरदस्त बहस की। ये जो बेंच है, उस बेंच में दो न्यायमूर्ति थे, एक जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता। इन दोनों न्यायमूर्तियों ने सुनवाई की और कहा कि भाई, उन्होंने ये शब्द सुप्रीम कोर्ट के हैं, मेरे शब्द नहीं, कि रिमार्केबल कोइंसिडेंस है, मतलब हिंदी में कहें तो एक अद्भुत संयोग है कि मुख्यमंत्री के परिवार को ये करोड़ों के ठेके मिल गए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख थोड़ा सख्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरुणाचल प्रदेश सरकार से कि बस तवांग जिले की बात नहीं अब होगी, अब अरुणाचल प्रदेश के सभी जिलों की बात होगी। और सभी जिलों में कितने कितने ठेके पेमा खांडू मुख्यमंत्री के परिवार को मिले हैं 2015 से 25 तक, उस सारा ब्यौरा आप सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कीजिए। और अगली तारीख 3 फरवरी 2026 तय की गई है। तो ये कुल मामला यही है और इसमें मुझे लग रहा है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार, वहां के मुख्यमंत्री एक तरह से घिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब तक जो चीज दबी छिपी थी वो तो छिपी थी और उसको ये लोग कर रहे थे, जिसको कंबल ओढ़ के घी पीना कहते हैं। लेकिन जब अब कंबल हट गया शरीर से और घी पीते ये लोग रंगे हाथ पकड़े गए राम भक्त लोग, तब अब इनके सामने समस्या आ गई है। क्योंकि जो मेरी समझ है, सुप्रीम कोर्ट का जो कड़ा रुख है और सुप्रीम कोर्ट ने जैसी टिप्पणियां की है इसकी बहुत, और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सीएजी के इंक्वायरी का आदेश कर दिया। सीएजी जो कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इंक्वायरी का आदेश पहले कर दिया है। अब जो मेरी समझ है, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का अगला आदेश होगा कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे देगा। और कहीं उसमें एक तड़का लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि उस जांच की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट करेगी, क्योंकि सीबीआई की कोई बहुत अच्छी विश्वसनीयता नहीं है, सीबीआई भी पिजड़े का तोता ही है। तो कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उसमें यह जोड़ दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट इसको जांच को मॉनिटर करेगा। तब तो पेमा खांडू को मतलब आने वाले दिन में उनके बड़े मतलब मुसीबतों वाले दिन होने वाले हैं। जी प्रोफेसर साहब जी। लेकिन आप तो बिहार में बैठे हैं, पटना में बैठे हैं। जी जी। बिहार के अंदर भी एक मामला आया था कि 70,000 करोड़ रुपए का कुछ पता ही नहीं है, पता उसके ही कोई नहीं। बिल्स नहीं है, कुछ इनवॉइसेस नहीं है, और ये सीएजी ने बताया था। भाई, जी जी बिल्कुल। अगर उनको प्रश्रय मिल सकता है और उनके साथ सरकार बनाई जा सकती है। देखिए, हमने तो देखिए अभी तक अमिताभ जी ये जानते थे, जो फर्जीगिरी लोग करते हैं, तो अपने ही लोगों से 3 टेंडर डलवा देते हैं, 3 अल्टरनेटिव डलवा देते हैं, एक सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन प्रोसीजर पूरा करते हैं। और पेमा प्रोसीजर खांडू पूरा। के पिता भी चीफ मिनिस्टर थे, उन्हें सब कुछ कानून का पता था। लेकिन जी उसके जी। बाद लगता है वो जो आत्मविश्वास है, वो इसलिए है कि हमें तो चौकीदार का संरक्षण प्राप्त है, हमारा कोई क्या बिल्कुल। बिगाड़ेगा। क्या तो करेगा आप बिल्कुल। आशान्वित हैं, लेकिन मुझे लगा है कि केंद्र सरकार, आपको पता ही होगा, कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे जी कि जी। जो गोवा के अंदर एक क्लब के अंदर आग लगी और उसमें 25 लोग जल के मर गए, उसके आरोपी इंडिगो फ्लाइट से ऐसे भाग गए। अब और बताइए, माने इंडिगो के फ्लाइट आम आदमी के लिए ठप हैं, लेकिन अब बताइए, लूथड़ा लूथड़ा बंधुओं को उन्होंने सकुशल थाईलैंड पहुंचा दिया। तो अमिताभ जी, ये तो आप तो पुलिस अधिकारी रहे हैं, मतलब ये तो ऐसा हो रहा है हमारे देश की छवि कि माने गुंडे बदमाशों के लिए अब कह रहे हैं ब्लू कॉर्नर नोटिस निकाल दिया जब वो भाग गया। नहीं पहले नहीं, रेड ये तो कॉर्नर देखिए। नोटिस ये विजय माल्या के लिए लगाया था और वो विड्रॉ हो गया और वो भाग गया। उसके बाद अपना लकीर पीट रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो देखिए, इस देश में मैं क्या हूं, फिर मैं वही कहूंगा कि हम लोग बचपन में अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक पढ़ते थे, अब उसका हम लोग साक्षात मंचन देख रहे हैं। इस देश में व्यवस्था, क्योंकि आपने ये बात उठा दी, मैं दर्शकों को बताऊं कि विजय माल्या जो 5,000 करोड़ रुपया लूट के भागा, उस समय वो राज्यसभा सांसद था, उसके लिए लुकआउट सर्कुलर को बदल दिया था सीबीआई ने। लुकआउट सर्कुलर में होता है कि यदि ये व्यक्ति आपको दिखाई दे हवाई अड्डे या इस पर, तो इसको पकड़ लिया जाए। सीबीआई ने कर दिया था कि नहीं, सीबीआई को सूचित किया जाए, है ना। मतलब हवाई अड्डे के सुरक्षा कर्मी उसको नहीं पकड़ सकते थे, और जब तक सूचित सूचित होता तब तक वो लंदन पहुंच चुके थे। तो इस देश में क्या होता है, और जाने के पहले उन्होंने अरुण जेटली से मुलाकात की थी। माननीय वित्त मंत्री जो उस समय थे, उनसे बाकायदा वो मतलब विदा लेके गए थे, है ना।
सेंट्रल हॉल में उनकी मुलाकात हुई थी, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में फाइनेंस मिनिस्टर से मिली। तो अब तो देखिए, ये तो अब मजाक बन गया इस देश में सारी चीजें। अब आपने बिहार वाली बात की, बिहार में देखिए जो लास्ट विधानसभा थी, उसके अंतिम सत्र के अंतिम दिन पटल पर सीएजी की रिपोर्ट रखी गई और सीएजी ने कहा कि भाई 71,000 करोड़ का हमारे पास कोई हिसाब किताब नहीं है। क्योंकि वो, मैं दर्शकों को बता दूं कि वो नियम एक होता है सरकार में कि कोई चीज जब आप खर्च करते हैं तो आप उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करते हैं, यूटिलिटी सर्टिफिकेट जमा करते हैं कि हमने इस मद में इतने रुपए खर्च कर दिए या इस मद में इतने खर्च हुए, जिससे हिसाब किताब वो उसको ऑडिट हो सके। अब ये कोई छोटी रकम नहीं है, 71,000 करोड़। ये बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है और पलटू राम हमेशा रोना रोते हैं कि भाई हमें विशेष राज्य का दर्जा मिले, हमारा बजट कम पड़ गया है। और जो आपको मिल रहा है उसमें 71,000 करोड़ का नुकसान हो गया। और एक नया घोटाला आया है बिहार में, वो भी मैं दर्शकों को बता दूं। एक पटना में आजकल रिसु श्री नाम का ठेकेदार बहुत चर्चा में है, आजकल फरार है, ईडी उसका पीछा कर रही है। रिसु श्री ने 42,000 करोड़ रुपए के ठेके बिहार में मैनेज किए हैं। उसकी जांच में ईडी ने एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को जेल भेज दिया है, संजीव हंस को, और बहुत सारे आईएएस अभी रडार पर हैं। और ऋषुश्री उनको विदेशों में उनके पूरे परिवार को मतलब छुट्टियां मनवाता था। किसी ने ऑस्ट्रिया जाकर घूम लिया परिवार के साथ, कोई जर्मनी चला गया और सारे खर्चे ऋषुश्री के थे। ये 42,000 करोड़ का मामला है। लेकिन अब देखिए इस देश में कहां आप जाइएगा। अभी हमने आप सब लोग जानते हैं, हिरेन जोशी वाला मामला बहुत सुर्खियों में था। प्रधानमंत्री कार्यालय में पीएमओ में एक ओएसडी है, कहने के लिए तो ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के हैं, संयुक्त सचिव रैंक के हैं, लेकिन मतलब विद्वानों का कहना है कि रंगा बिल्ला के बाद तीसरे नंबर पर वही है देश में, सबसे शक्तिशाली। और हिरेन जोशी के बारे में बहुत तरह की खबरें आई कि उनको हटा दिया गया है, फिर खबर आई कि नहीं लौट गए हैं, फिर हटे हैं, पता नहीं क्या सच्चाई है, क्योंकि पीएमओ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। तो हिरेन जोशी के बारे में खबर आ रही है कि वो महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े हुए हैं और महादेव बेटिंग ऐप ने पिछले 4 सालों में 50,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। ये आंकड़ा आप समझ रहे हैं। और ये वो बैठे कहां हुए हैं, वो प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे हुए हैं, पीएमओ में बैठे हुए हैं। अब जिस देश में प्रधानमंत्री कार्यालय से मतलब सट्टेबाजी का धंधा हो रहा हो, और यदि मुझे मालूम है, आपको मालूम है, तो क्या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को नहीं पता होगा? ये तो मैं मान नहीं सकता, है ना। तो नहीं, मोदी जी तो इसलिए ड्रोन अब से, उनके तो ड्रोन घूमते रहते हैं, ड्रोन से वो पता चला लेते हैं। तो वो ड्रोन उनके ड्रोन कहाँ गायब घूमते हो हैं, जाते हैं? जीरो ड्रोन घूमते टॉलरेंस हैं। टू करप्शन कहाँ चला जाता है? न न खाऊंगा न खाने दूंगा, जिन्होंने इतना मतलब एक ये वाला युगांतरकारी नारा दिया है, और जो बंकिम बाबू को भी अपना बंकिम दा बना के बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि दोनों साथ साथ हाई स्कूल में पढ़ते थे। तो ये जो स्थिति है, इसमें आप क्या कहेंगे? तो ये, और आप क्या समझ रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, इतना हजारों करोड़ का अंत में निकल जाएगा। अभी तो 383 करोड़ की बात झांकी आई है, तो क्या ये दिल्ली दरबार में क्या पैसे नहीं बचते होंगे? मैं तो डंके की चोट पर आपके चैनल पर कहता हूं कि ठीक, अभी मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन ये तो तय बात है कि दिल्ली दरबार तक पैसे जाते होंगे। जो कहते हैं ना कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, है ना। जब कद्दू कटता है तो सब में बंटता है, और मंत्री से लेकर संतरी तक को सबको अपनी औकात के अनुसार उसमें हिस्सा मिलता है। ठीक है, मंत्री का हिस्सा बड़ा होगा, संतरी का हिस्सा छोटा होगा, लेकिन मिलेगा सबको। तो ये तो पूरे देश में हो रहा है। अभी देखिए महाराष्ट्र से खबर आ रही है, जो अजीत पवार डिप्टी सीएम है, उनके बेटे पार्थ पवार को सैकड़ों करोड़ की जमीन कुछ मिल गई, 200-300 करोड़ में। तो ये तो मतलब पूरा लूट का बाजार गर्म है। अब मैं क्या कहूं, कहां से जाऊं। और ये लोग अरुणाचल प्रदेश को चीन से क्या बचाएंगे, पहले अपने मुख्यमंत्री से बचा लें। मणिपुर की वही स्थिति है, पूरा उत्तर पूर्व देखिए धड़क रहा है। मणिपुर की स्थिति वो स्थिति है, अरुणाचल प्रदेश से वो स्थिति है। असम में एक ऐसा मुख्यमंत्री, मतलब इन लोग को हिमंत बिश्व शर्मा बैठे हुए हैं, जो साल भर आग लगाने का ही काम करते हैं। और ये जो उत्तर पूर्व, यदि दर्शक भारत का नक्शा याद करें, तो उत्तर पूर्व जो है वो बाकी भारत से कितने पतले गलियारे से जुड़ा हुआ है।
जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं और जिसको सामरिक भाषा में चिकन स्नेक कहते हैं, मुर्गे की गर्दन कहते हैं, कि यदि एक बार उसको मरोड़ दिया जाए तो बाकी पूरा उत्तर पूर्व शेष भारत से कट जाएगा। यहां पर ये हाल हो रहा है, तो अब देश कहां जा रहा है, आप बताइए जी। नहीं, हम लोग अपने देश को बचाएंगे, हम किसी विदेशी शक्ति को हाथ नहीं रखने देंगे। लेकिन ये बिल्कुल बात बिल्कुल बिल्कुल आपकी सही है कि जिस प्रकार से ये लोग विद्वेष पैदा कर रहे हैं और देश को तोड़ रहे हैं और भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा, हम भारतीय 142 करोड़ लोग किसी विदेशी शक्ति को अपने देश के अंदर हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। इसी आशा के बिल्कुल। साथ आपको जी बहुत-बहुत जी धन्यवाद अमिताभ जी, बहुत-बहुत आभार। जी जी, आपका भी धन्यवाद जी।